चुकी है। तो इस खूबसूरत सुबह में हम लोग पढ़ने की शुरुआत करते हैं और कई दिन बाद मेरी क्लासेस आज दोबारा से स्टार्ट हुई हैं। मंडे से शायद मेरी क्लास नहीं हो पाई थी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो थोड़ा सा रिवीजन करना ज़रूरी हो जाएगा क्योंकि 3-4 दिन संडे को भी क्लास नहीं थी। 4-5 दिन से हम लोग क्योंकि पढ़ नहीं रहे थे, तो कनेक्टिविटी टूट जाती है। वापस से उस चीज़ को ट्रैक पे लाने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और अभी तक जितना पढ़ा था, जितना मुझे याद है, मैंने अशोक का 1 दिन का सिलेबस हमारा रह गया था। अदरवाइज़ मौर्य प्रशासन, मौर्य काल का टॉपिक मैंने अपने पार्ट पर कंप्लीट करा दिया था। तो आज उस बचे हुए हिस्से को पूरा करेंगे और उसको स्टार्ट करने से पहले स्टार्टिंग में क्या कुछ हुआ था, दोबारा चीज़ों को रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये टॉपिक पूरा होने के बाद आपका टेस्ट भी होगा। टेस्ट दिया जा चुका था, रिकॉर्डेड सोल्यूशन भी डाला जा चुका है, लेकिन अभी आप लोग देख नहीं पाएंगे क्योंकि मैंने उसको रोका हुआ था। आज इस टॉपिक को कंप्लीट करती हूँ, फिर कल या परसों में वो टेस्ट डाल दिया जाएगा। तो आप देखना कि मौर्य के ऊपर आपने कितना काम किया और आप कितनी मेहनत करने में कामयाब रहे और क्या जो आप पढ़ रहे हैं वो दिशा ठीक है। क्योंकि पेपर से आप ये जज कर पाते हैं कि जो आपने सीखा, जितना आपने सीखा, जिस डायरेक्शन में आपने सीखा वो सही थी या गलत। तो कोशिश करना कि हर पेपर में आप अपना बेस्ट दिखा पाओ और जितना तुम्हें आना चाहिए वो यही है कि ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें आने चाहिए। एक आधा क्वेश्चन गलत हो जाए वो कहीं ना कहीं, अगर मैथ्स की बात करूं, कैलकुलेशन बेस्ड हो सकता है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। यही हाल जीके का भी होता है कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। कभी इक्के दुक्के क्वेश्चन में गलती, बाई चांस मिस्टेक हो गई, लेकिन अब वो मिस्टेक सारी यही होनी चाहिए। एग्जाम में मिस्टेक का कोई भी कारण ना बने कि भाई पहले पढ़ा था लेकिन याद नहीं आया, ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। चलिए टॉपिक जहां से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, पर क्योंकि कई दिन हो गए हैं तो एक थोड़ी सी वापस से भूमिका के साथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे ताकि चीज़ें दोबारा से दिमाग में एक पुल का सहारा लेके चीज़ें समझने में हमें आसानी रहे। तो हमने सबसे पहले जो यहाँ पर पढ़ा था वो था हमारा हड़प्पा। ये मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था। जिन लोगों ने लेट स्टेज में ज्वाइन किया कुछ दिन बाद, कोई दिक्कत नहीं है, सारी वीडियोस अभी आपको ऑनलाइन ऐप पे अवेलेबल हैं, आप स्टार्टिंग से देख लीजिएगा। प्रॉब्लम तब होगी जब आप पुराना नहीं देखेंगे क्योंकि सब चीज़ें ना कड़ियों में होती हैं। ज्ञान ऐसे नहीं है कि आज कुछ पढ़ लिया, कल कुछ पढ़ लिया, परसों कुछ, कभी तैयारी ही नहीं होगी। हमेशा चीज़ों को सीरीज में पढ़ा जाना चाहिए। हिस्ट्री भी सीरीज में पढ़ने का ही टॉपिक है। जैसे मैथ्स है ना, एक क्लास पे बेस्ड है, दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, यही हिस्ट्री में भी है। सबसे पहले हमने पढ़े लिखे लोगों की जो बातचीत की थी वो हड़प्पा काल से की थी और हम अच्छी तरह जानते हैं कि 2350 ईसा पूर्व यानी गिनती उल्टी चलानी है, से लेकर 1750 ईसा पूर्व में जो सभ्यता यहाँ पे विकसित हुई उसे हम कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, या उसी का नाम है हड़प्पा सभ्यता। पूरे के पूरे शहरी थे, मात्र सत्तात्मक समाज था, बहुत बड़े बड़े शहर बसे हुए थे, चौड़ी गलियां थी, पक्की ईंटें इनके पास, कच्ची ईंटें इनके पास, सेफ्टी के लिए 4 दीवारी शहर 2 हिस्सों में बटा हुआ, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला, बहुत बढ़िया उस टाइम का अजूबा इन्होंने जो बनाया था। मोहनजोदड़ो इनका मेन शहर था जिसको राजधानी भी कहते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज इकट्ठे बस कुछ महीनों के अंतर पर ही हो गई थी। पहले हड़प्पा खोजा गया और अगले ही साल मोहनजोदड़ो 1921, 1922, और फिर धीरे धीरे करके जब साइट्स खोदते चले गए तो देखा कि ये कोई 1-2 शहर नहीं बल्कि 1400-1500 साइट्स हमारे सामने आ गई थी। आज़ादी तक पूछेंगे तो महज 40 प्लस थी, कुछ एक्स्ट्रा 41 या 40 प्लस याद रखना। और अगर कहेंगे आज तक तो लगभग 1400-1500 साइट्स 3 देशों में फैली हुई, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। अफगानिस्तान का बस नाम है क्योंकि 2 ही साइट मिली हैं, पाकिस्तान में 475 और इंडिया में 925। 7 बड़े शहरों को मैंने बहुत अच्छे ढंग से डिटेल में आपको समझाया था, कहाँ क्या खासियत मिली ये भी बताया था। तो इस हड़प्पा का धीरे धीरे अंत हुआ और इसके अंत का कारण था एक नई सभ्यता का आविर्भाव हुआ। ये था आर्य समाज। आर्य समाज ही जिसकी शुरुआत करेगा वो इंडिया में वैदिक काल कहलाएगा क्योंकि वेद हमें जानकारी देते हैं इस समाज की। हड़प्पा की जानकारी हमें किसी किताब से नहीं मिली। वेद तो किताबें हैं ना, किताबों के फॉर्म में टेक्स्ट लिखे मिले हैं, लेकिन जो हड़प्पा वाले थे ना, इनकी चीज़ें मिली हमें पर हमें पढ़नी नहीं आती क्योंकि इनकी लिपि हमें पढ़नी ही नहीं आई। ये बोस्ट्रोफेडन, अगर तुम्हें नाम याद हो तो बोस्ट्रोफेडन इसका नाम था। ये लिपि आज तक नहीं पढ़ी गई। कितना कंप्यूटराइज हर चीज़ हो गई है, इंसान का दिमाग बहुत तेज़ है, लेकिन आज तक हमें नहीं पता कि क्या लिख कर चले गए वो लोग जो इस टाइम पर थे। बहुत ज्ञाता थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन उनके उस इंटेलिजेंस का यूज़ हम एज सच नहीं कर पाए और हम सिर्फ अंदाजों के जीवन को जी रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई शायद ऐसा रहा होगा, शायद ऐसा रहा होगा। ये सिर्फ अंदाजा भर है। इनके जो चीज़ें मिली ना, पुरातात्विक स्रोत जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने खोद के निकाला, इनके कोई बर्तन, इनके कोई गहने, इनके कोई कपड़े, इनकी कोई फसलें, उनसे सिर्फ अंदाजा लगा कि शायद ऐसा रहते होंगे, शायद ऐसा खाते होंगे, शायद ऐसा सोचते होंगे। हमें कंफर्म नहीं है क्योंकि हमें पढ़ना ही नहीं आया जो ये लिख के चले गए थे। जो वैदिक काल देख रहे हो आर्य समाज, ये आक्रमणकारी थे, ये अटैक करने आएगा। अटैक भी क्यों करते थे ये? क्योंकि इनके पास जानवर थे, ये मवेशी लेकर चलते थे और उस मवेशी में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ इनके पास थी वो थी गाय, भेड़ और बकरियां। ये अपने मवेशियों को चराने के लिए जब भी जहाँ देखते कि कहीं अच्छी उपजाऊ भूमि है वहाँ जाके लोगों पर अटैक कर देते, उनको वहाँ से भगा देते। तो आक्रमण करते थे मवेशियों के चक्कर में। जब ये लोग इंडिया के आसपास आए, क्योंकि ये बाहर से, ऐसा मैक्स मूलर ने कहा कि ये मध्य एशिया से आए थे। सब लोग ऐसा नहीं मानते। हमारे जो एक बहुत बड़े ये थे एक्सट्रीमिस्ट थे, यानी गरम दल वाले नेता, इनका ये मानना है, बाल गंगाधर तिलक जी का मानना था कि ये लोग अंटार्कटिका सिद्धांत है इनका कि ये लोग अंटार्कटिका से आए थे। लेकिन ज़्यादा जो मान्य सिद्धांत है वो ये है कि आर्य समाज के जो लोग हैं, वैदिक काल के जो लोग हैं, जो अटैकर्स हैं इंडिया में, ये लोग मध्य एशिया से आए थे और इन लोगों ने आके अटैक किया हड़प्पा वाले लोगों के ऊपर। तब तक हड़प्पा सभ्यता कमजोर हो चुकी थी और धीरे धीरे उसका वो शहरी स्वरूप खत्म होता जा रहा था। वहाँ पे गाँव जैसा सा हिसाब किताब बन गया था और उतनी बढ़िया सड़कें गलियाँ नहीं रही थी जितनी पहले थी। तो वो धीरे धीरे डिक्लाइनिंग मोड पर थी। इसी का फायदा आर्य समाज के लोगों ने उठाया, इनके ऊपर आक्रमण किया और इनको यहाँ से भगा दिया। ये भाग गए, बहुत सारे मारे गए।
कहीं लिखा है बाढ़ आ गई, मलेरिया फैल गया, कहीं लिखा है भूकंप और इस तरह की कोई त्राही मच गई, बहुत सारे लोग मारे गए। जो शेष बची पीढ़ियां थी उनके ऊपर अटैकर्स यानी मध्य एशिया से आने वाले आक्रमणकारी जो मवेशियों को पालने में अपना मेन टारगेट रखते थे, इन लोगों ने अटैक किया और आर्य समाज बन गया फिर, क्योंकि वो लोग भाग गए जो लोग हड़प्पा वाले थे। 1750 से 1500 के बीच का जो इतिहास है ये गायब है। इसके बारे में लिखित में ना कोई सामान मिला, ना कोई लिखित में कोई जानकारी मिली। इस दौर में अंदाजा ये है कि शायद लगातार आक्रमण करते जा रहे होंगे आर्य समाज वाले, और ये लोग घटते पीछे इनको खदेड़ते जा रहे होंगे। और अब ये आज की अगर डेट देखते हैं तो हम सब लोग कहते हैं कि हम आर्यों की संतान हैं, कहते हैं भारत आर्य वंशजों की देन है। तो इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है क्योंकि इनकी चीजों को हम पढ़ पाए और हमने बहुत एक मान लीजिए कि पूजनीय समाज जिसको कहा जाता है, वो जो हमने देखी पिक्चर वो आर्य समाज की थी। ये आर्य समाज यहाँ पे माना गया 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, इतना लंबा टाइम पीरियड। और ये टाइम पीरियड भी कैसा था, ये टाइम पीरियड भी देखो कैसा था। इस टाइम पर भी समाज का डिवीजन दो हिस्सों में किया गया। किस में? एक समाज इसमें था जिसमें लाइफस्टाइल ऐसा था, ये पेन क्यों नहीं चल रहा है इसका, ठीक है अब चलेगा। 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व और फिर 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व, ये दो हिस्सों में क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि इन दोनों के बीच में एक नई चीज इंसान ने खोज ली थी, लोहा या आयरन, जिसके कारण पूरी लाइफ बदल गई। और जितना जीवन में परिवर्तन हुआ ना, आज तक वो चलता जा रहा है। इस लोहे से पहले जीवन था ग्रामीण टाइप का, इनफैक्ट कबीलाई समाज से जीवन स्थायी नहीं था, सिर्फ घूमते रहते थे। जैसे 100-50 लोग मिलकर एक कबीले का निर्माण करते, कबीले में ही शादी ब्याह करते और आपस में ही सारी फैमिलीज, ना लड़की को कहीं लड़के के घर जाना था, ना लड़के को लड़की के घर आना था, क्योंकि उस कबीले में ही सब उनके मामा चाचा बुआ फुफेरे सब इकट्ठे रहा करते थे। यानी एक खानदान लड़की का एक लड़के का इकट्ठे रहते, शादी ब्याह करके, तो पूरा कबीला बन जाता। कबीलाई समाज था, माओं की इंपॉर्टेंस थी, लेकिन अब समाज में पिता की वैल्यूज ज्यादा होने लग गई थी। घूमना फिरना नॉर्मल, जैसे आज यहाँ रह रहे हैं, रहते क्या थे, शहरी घर तो थे ही नहीं, ईंटों का यूज ही नहीं करते थे, ये घास फूस पत्तियों से मिट्टी से अपना घर बना लेते थे, जैसे झोपड़ी टाइप की। और जंगलों के बीच में कहीं इकट्ठे कबीले में 50 घर बना लिए, वहीं 50, 100, 150 जितने लोग रह रहे हैं। इनका मेन ऑक्यूपेशन था कृषि, इनका मेन काम था कृषि। और इस कृषि में मेन काम कृषि नहीं, सॉरी, गाय पालना था। कृषि सेकेंडरी काम था, गाय पालना, आप पशुपालन कह सकते हैं, क्योंकि भेड़ बकरी भी साथ आएंगे। पहली प्रायोरिटी पशु को देना, सेकंड नंबर पर कृषि। पिछले की बात करें, उनका मेन कामकाज था खेती, क्योंकि उनका जीवन था स्थायी। ये झोपड़ी में रहते हैं ना, इनका जीवन है अस्थायी। झोपड़ी आज यहाँ है, जानवर चरने चले गए, आसपास पूरा एरिया 2 महीने में जानवरों ने सारी घास, क्योंकि तब नेचुरल घास ही खाया करते थे जानवर, खत्म कर दी। तो यहाँ से अपना ये उठा के मान लो कहीं हट बना रखी है, ऐसी हट तोड़ने में लगता ही क्या, छोड़ के यहाँ दूसरी जगह चले गए जहाँ कोई नदी है, घास फूस है, आसपास खेती टाइप का कुछ है या नेचुरल कोई वेजिटेशन है, वहाँ गए, वहाँ फिर से अपनी घास फूस से झोपड़ियाँ डाल ली, वहीं मवेशियों को चराने लगे। तो जो पहले वाले लोग थे उनका मेन कामकाज था खेती करना, उनका मेन कामकाज था व्यापार करना। पशुपालन भी करते थे, लेकिन वो सेकेंडरी में करते थे। इनका प्राइमरी काम ही था पशुपालन करना। ये गायों की बहुत इंपॉर्टेंस मानते थे, इसीलिए इनका मेन खान पान था जो इससे बनता था, दूध से बने व्यंजन, दूध और दूध से बने व्यंजन। और ये लिखित में है कि वैदिक काल में क्षीर का बहुत यूज किया जाता था। आज हमारी खीर जो है ना, उसके लिए क्षीर शब्द यूज करते थे। चावल की इंपॉर्टेंस नहीं थी, तो जौ को दूध में उबाल के उसको खाया जाता था। और रोटी की इंपॉर्टेंस सेकंड नंबर पर थी, पहला नंबर ये जौ से बनी क्षीर को दिया करते थे। तो पूछेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट इनका व्यवसाय क्या था? पशुपालन। किन लोगों का? ये वैदिक काल की बात हो रही है। तो पहला इनका काम था पशु पालने का। पशुओं के कारण ये घूमते थे, पशु के लिए खाना खत्म तो ये अपना सबको सामान उठा के चल पड़ते। अपने लिए पशु नहीं बांध रहे थे, पशुओं के लिए अपना जीवन एक तरह से जीते थे ये लोग। गाय की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा, और गाय किस काम आएगी? दूध देने के। तो पहला नंबर खान पान में किसका था? दुग्ध और दुग्ध पदार्थों का। लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, सब कुछ ठीक ठाक था। फिर अचानक से 1000 ईसा पूर्व में लोहा खोज लिया गया। जब लोहा खोजा तो हथियार बनाए, औजार बनाए, कुल्हाड़ी बनाई, फावड़े बनाए, फिर जंगल काटे और सोचा कि क्यों ना खेती करें, खेती बड़े पैमाने पे करें। एक साल खेती की तो इतनी उपज हो गई कि लगा कि यहीं ना रह लेंगे, क्यों जगह बदले, जानवरों के चारे को भी खेती के रूप में ही क्यों ना पैदा कर लिया जाए ताकि जगह ना बदलनी पड़े। और धीरे धीरे करके एक साल ऐसा करके देखा तो देखा खाने का इतना सामान है कि अगर 4 साल बाढ़ भी आ गई तो इनका पेट भर जाएगा। फिर इनके मन में आया कि हमें ना यहीं रह के खेती को बढ़ावा देना चाहिए। धीरे 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 करके इनका जीवन अस्थायी से किसमें कन्वर्ट हो गया? स्थायी जीवन में। और कृषि जो थी ना प्रायोरिटी पर आ गई। पहले प्रायोरिटी पर क्या था? पशुपालन, लेकिन अब कृषि पहले नंबर पर आ गई और दूसरा नंबर चला गया पशुपालन का। पशुओं के लिए हम चेंज नहीं करेंगे, हम पशुओं की नीड को यहीं पे फसलें उगा के, चारा उगा के पूरी करवा देंगे। तो देखो कैसे समाज बदला। इस लोहे ने जीवन को कैसा बना दिया? स्थायी। और लोहे के बाद प्रॉपर्टी पर भी लड़ाई झगड़े होंगे, क्योंकि जिसके पास जितनी प्रॉपर्टी होगी वो उतनी ज्यादा खेती कर पाएगा, वो उतने ज्यादा पशुओं के चरागाह बना पाएगा। तो लोग लड़ने लग गए। और जो अब तक इस तरह के थे कि आज यहाँ पे बना ली, छोड़ दी, कहीं और बना ली, अब इन्होंने कहा कि नहीं, हम क्यों यहाँ से छोड़ के जाएं, हम क्यों ना नया अपनी इसी इलाके को और बढ़ाते चले जाएं। धीरे धीरे प्रॉपर्टी राइट बनने लग गए और कबीले अपने अधिकारों के लिए लड़ने और मरने लग गए। फिर समाज बदला और समाज बदल के ऐसा बना कि पितृसत्तात्मक समाज, सिर्फ पिता की ही चलेगी। महिलाओं की उपस्थिति की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे खत्म होती गई। जो लोग उस टाइम पर जी रहे थे वो 4 वर्ग के लोग थे। एक थे ब्राह्मण, एक थे शूद्र, एक वैश्य और एक क्षत्रिय। तो 4 तरह की आज भी हम देखते हैं समाज बटा हुआ है। ये इसी टाइम की देन है। ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। स्टार्टिंग में सब अपनी मर्जी से काम करते थे, हर काम का, हर व्यवसाय का मर्जी से चयन होता था। इसी को वर्ण बाद में बना दिया। पहले था वर्ण कर लो, चुन लो कोई काम, तुम्हें एक काम तो करना पड़ेगा, जीवन खाली बैठ के नहीं कटेगा, कोई ना कोई काम हर किसी को करना है। दिमाग का काम करेगा जो आदमी, वो ब्राह्मण बन जाएगा। ये कोई जाति नहीं है, ये व्यवसाय है, आपका काम है, आपके काम से आपकी जात पात कहलाएगी। अगर किसी लड़के को अच्छा लगता है पढ़ना तो वो ब्राह्मण बन जाएगा। किसी का बिल्ट अच्छा है, तगड़ा है, तो वो लड़ाई झगड़े अटैक करना, दूसरों की गाय लूटना, दूसरों के हिस्से लूट लेना, ये क्षत्रिय का बना दिया। वैश्य व्यापार करेगा, गायों को बेचेगा, खरीदेगा, सामान की अदला बदली करेगा। और जो इन तीनों की सेवा करेंगे वो शूद्र कहलाएंगे। शूद्र कोई खराब चीज नहीं थी, सेवा करने वाला शूद्र था, मर्जी से करता था, कोई कंपलसरी नहीं था। लेकिन जैसे ही लोहा आया लाइफ बिल्कुल बदली और हर किसी ने एंट्री बैरियर लगा दिया। ब्राह्मण ने कहा मेरी इसमें किसी की एंट्री नहीं होगी, मेरे घर में जन्मा लड़का ही ब्राह्मण कहलाएगा, कोई और जात में जन्मा लड़का ब्राह्मण नहीं बन सकता। सेम बात क्षत्रिय ने कही कि मेरा ही बेटा राजा बनेगा, राजा बनने का अधिकार किसी शूद्र के या वैश्य के लड़के का नहीं है। और वैश्य ने भी कहा मेरा व्यापार सिर्फ मेरा बेटा करेगा, कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय या शूद्र व्यापार नहीं करेंगे। शूद्र ने कभी नहीं चाहा कि मेरा ही काम मेरा बेटा करे, लेकिन शूद्र की एंट्री बैरियर देख के तीनों में अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। बिना चाहते हुए भी शूद्र की फैमिली को आगे शूद्र ही बनना पड़ा, क्योंकि उन तीनों ने एंट्री बैरियर लगा दिए, घुस ही नहीं सकते। और आज तक आप देखो जिस घर में जिस बच्चे का जन्म होता है वो उसी कास्ट से जाना जाता है। वो चाह के भी धर्म बदल सकते हैं लोग, लेकिन फिर भी कास्ट जो है पेरेंट्स से मिली आज तक चली आ रही है। ये कहीं ना कहीं नेगेटिव था। पॉजिटिव स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, लेकिन जब ये बैरियर बन गया ना कि भाई ब्राह्मण ही ब्राह्मण है, दो लोगों ने इस धरती पर इस समाज पे राज किया है, या तो ब्राह्मण या क्षत्रिय। ब्राह्मण इंटेलिजेंस के कारण राज करते चले गए और क्षत्रिय ताकत के कारण। अब राजाओं को लगा जितनी प्रॉपर्टी बढ़ा लेंगे उतना हमारे पास पैसा ज्यादा आएगा टैक्स के रूप में। तो धीरे 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 लाइफ वैसी हो गई। फिर जब एक चीज ऊपर जाती है ना तो वो डिक्लाइनिंग मोड पर भी आती है। इन सब में बहुत सारी कमियां आने लगी। फिर ये गोत्र और विवाह शादी और ये सब चीजें इतनी रिजिड बन गई कि लोग परेशान हुए। और इन्हीं परेशानियों के कारण दो धर्मों का उदय हुआ। इनमें से एक का नाम है बौद्ध धर्म और एक का नाम है जैन धर्म, जो आपको मैंने डिटेल से बताए थे, कैसे क्षत्रियों के लड़के थे और कैसे लोगों ने भगवान का रूप मान लिया। फिर आगे बढ़ते गए और समाज में परिवर्तन होता गया। फिर महाजनपद बने और महाजनपदों में 16 महाजनपद में सबसे बड़ा महाजनपद जो बना उस महाजनपद का नाम था मगध। और मगध में ही राजाओं के अलग अलग वंश हुए, जिसमें ह, शी, न। ये ह मतलब हरियंक वंश, अपने पिताओं का मर्डर करवाने वाले, हर एक ने अपने पिता की हत्या की, खुद ही हत्या कर दी। शी मतलब शिशुनाग वंश, जिसका बेटा था काला अशोक, इतना काला कि कौवे जैसा रंग था, काकवर्ण नाम से लिखा गया है, लेकिन उसने बहुत महासंगीति कराई थी। नंद वंश के दो बड़े राजा महापद्मनंद और धनानंद। धनानंद जिसने एक टीचर का अपमान किया और सारा समाज बदल गया। वो टीचर थे चाणक्य, जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े गुरुओं में जिनका नाम लिया जाता था, जिन्होंने इंडिया का पहला वंश राजाओं का बना दिया। सिर्फ एक लड़के को पकड़ के ले गए थे और इतनी शिक्षा दी कि इंडिया पे राज किया उस लड़के ने, चंद्रगुप्त मौर्य। भारत या कह लो इंटरनेशनल लेवल तक, क्योंकि ये तो नेपाल की सीमाओं तक, बांग्लादेश तक, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान तक फैला हुआ राजकाज था। तो पहला इंटरनेशनल लेवल बाउंड्री तक उनको क्रॉस करके इनफैक्ट जिसने राज किया है, तो पहला स्टूडेंट जिस टीचर का था वो थे चाणक्य। चाणक्य तो अभी मैंने डिटेल बताया था। चाणक्य उनके पिता थे, कुटिल थे, वो कौटिल्य कहलाए। विष्णुगुप्त नाम था, अजय नाम था, भारत के मैकियावेली हैं। कैसे वो इस लड़के को पकड़ के ले गए, मोर पालने वाला लड़का था ये। इसलिए जब ये राजा बना 8 साल की शिक्षा ग्रहण करके, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में 16 साल में एंट्री मिलती थी और 8 साल वहाँ पढ़ना पड़ता था। 24 साल के लड़के राजा बनने की लायकियत के साथ वहाँ से पढ़ लिख कर निकलते थे, विद्या सीखकर, धनुर्विद्या, तलवार चलानी और सब चीज़ें, हर तरह का ज्ञान। और 24 साल के लड़के फिर जाके अपने अपने राजपाट को संभालते थे। इसी कड़ी में इसके पास कोई राजपाट तो था नहीं, क्योंकि मैंने बताया जंगल से कैसे पकड़ के ले गए थे गुरु इनको। तो फिर इसने एक छोटी सी सेना बनाई थी स्टार्टिंग में 5000। मैंने बताया ये पूरी कहानी कैसे घुड़सवार लेके गलती कर गया, मगध के नंद धनानंद के ऊपर अटैक कर दिया। हारना ही था, सुबह होने से पहले हार गया। तो वो खिचड़ी वाली घटना जो बताई थी कि गलती कर दी सीधे मगध पे, फिर इसने पहले पंजाब के आसपास का इलाका अपना बनाया। फिर ये लड़ा और बड़ी सेना लेकर 315 में धनानंद का नाश किया और फिर इंडिया पे इसने पूरा हिस्सा अपने अंडर लेकर फिर सेल्यूकस निकेटर वाली घटना और इंडिका और वो सब। इनका बेटा था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इन्हीं का बेटा था बिंदुसार। बिंदुसार वही आदमी जो बकरी वाली कहानी थी, जिसकी माँ का मर्डर कर दिया था चाणक्य ने किसी कारण से, और धीरे धीरे चेंजेस आए थे। बिंदुसार के बाद अगला जो राजा बना, इसके साथ मैंने आपको बताया था सीरिया के राजा, वो अंजीर, सूखी अंजीर, अंजीर में ड्राई फ्रूट होता है। अंजीर जो है आप किसी भी दुकान पे जाएंगे जहाँ सूखे मेवे मिलते हैं, बादाम, किशमिश, काजू जहाँ मिलते हैं ना, वहीं अंजीर भी आप देख सकते हैं। तो सूखी अंजीर मंगवाई थी, मीठी शराब और एक दार्शनिक। तो उस राजा ने कहा था भाई 2 चीज़ें तो मेरी राइट है भेजने के, दार्शनिक की मर्जी है। बाद में एंटीओकस ने, डायमेकस नाम के एक दार्शनिक जो है उनके उस राजा को रिप्रेजेंट करने आया था। मिस्र के राजा टॉलेमी सेकंड फिलाडेल्फस ने डायोनिसियस करके एक आदमी को भेजा था। तो ये 2 नाम किस राजा के टाइम में आए हैं? बिंदुसार के टाइम में। बिंदुसार के 101 बेटे थे, जिनमें इसके 2 ताकतवर बेटे थे, सुसीम और अशोक। अशोक भद्दा दिखता था, बचपन में कहते हैं उनको चेचक हो गया था, पूरे माथे पर, मुंह पर, पूरे चेहरे और शरीर पर भद्दे दाग रह गए थे। वैसे भी शरीर का जो बिल्ड था वो सुंदर नहीं था। सुसीम बहुत सुंदर था, बड़ा भी था। तो बचपन से इच्छा, जैसे देख के उनका बचपन पिताजी के मन में आया कि मेरा जो अगला पीढ़ी का वंशज होना चाहिए वो सुसीम बनना चाहिए। इनके टाइम में तक्षशिला में 2 विद्रोह भी हुए। इन विद्रोहों को दबाने के लिए ही पहले अशोक गया, जो बिना सेना के ही वहाँ जीत गया, कि लड़ाई हुई ही नहीं। और फिर दूसरा जो उनका फेवरेट बेटा था सुसीम, वो उसको दबा नहीं पाया, उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, तभी पिताजी जो है एक्सपायर हो गए। इनके 2 बेटे 2 जगह के, 2 राजधानी मान लीजिए, एक तक्षशिला मेन राजधानी थी, पाटलिपुत्र, लेकिन एक होती क्षेत्रीय राजधानी तक्षशिला, जिसको संभालता था बड़ा लड़का सुसीम, और एक उज्जैनी बताया था जिसको आप उज्जैन कहते हैं आज, इसको संभालता था अशोक। तो 2 राज्यपाल हैं इसके, एक तक्षशिला पाकिस्तान साइड में, एक एमपी साइड में, और बीच में बैठा था बिंदुसार पाटलिपुत्र में, बिहार वाले इलाके में। इसके बाद
जैसे तैसे करके राधा गुप्त, मैंने पूरी कहानी सुनाई थी, घोड़ा भागता आ रहा था, कैसे वो रस्सी बांध दी और कैसे आगे जाके गिरा, और वहीं पे चैप्टर क्लोज हो गया इसके भाई का, सुसीम का। और अगला बड़ा राजा कौन बना? अशोक। अशोक ने अपने जितने शिलालेख बाद में लिखवाए उन सब में लिखवाया कि मेरे राजा बनने के 8 साल बाद, 10 साल बाद, 30 साल बाद। तो उनसे अंदाजा लगता है कि इसने अपने आप को राजा असली माना है 269 ईसा पूर्व में। वैसे ये 269 ईसा पूर्व में बना, लेकिन वैसे जो बन गया था ना ओरिजिनल, पिताजी की मर्डर के बाद, मर्डर तो नहीं कह सकते, हत्या नहीं कहना चाहिए क्योंकि वैसे हार्ट अटैक टाइप की प्रॉब्लम थी, उस टाइम कोई बताने वाला तो था नहीं, लेकिन पिताजी जो थे वो भले चंगे लग रहे थे। इसने बता दिया कि पिताजी आपकी तबीयत खराब है, हो भी गई थी थोड़ी सी, और मैं राज्याभिषेक करा लेता हूँ क्योंकि भाई को आने में टाइम लगेगा। तो वो तुरंत ही उसी दिन एक्सपायर हो गए थे। तो अशोक जो है जब पिताजी गुजरे हैं तो 273 ईसा पूर्व है। फिर कहते हैं 4 साल इसने अपने भाइयों को मारने में लगा दिए, गृह युद्ध 4 साल, 99 भाई। एक इसका सगा भाई था तिस्स, जिसका नाम है मोगली पुत्र तिस्स, अलग आदमी है, वो तो गुरु है, टीचर है, बौद्ध धर्म का ज्ञाता है। तिस्स इसका भाई है जिसका एक नाम वित्ताशोक भी है। अशोक था ना, इसका सगा भाई था वित्ताशोक। ये इसकी माँ ने नाम दिया था अशोक, जिसको दुख ना हो, वन विदाउट सॉरो, जिसको दुख ना हो। तो वित्ताशोक और अशोक सगे भाई हैं। वित्ताशोक अपने नाम से कम जाना जाता है, तिस्स के नाम से ज्यादा। मोगली पुत्र तिस्स एक बहुत ज्ञाता आदमी है, वो इसका भाई नहीं है। हाँ, इसका भाई भी बौद्ध भिक्षु ही बन गया था, उसने भी बौद्ध धर्म, इससे पहले इनफैक्ट उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ठीक है, तो देखो 269 ईसा पूर्व में राजा बना। वैसे राजपाट कब संभाल लिया? 273 ईसा पूर्व। खूब काम किया जैसे राजा को करना चाहिए। राजा का काम जानते हो क्या होता है? एरिया बढ़ाना, टैक्स बढ़ाना, लाइफ को लोगों की अच्छे बनाने के लिए खूब पैसा कमाना, तभी तो राजा बड़ा राजा बनेगा। तो सब चीजें ठीक ठाक चल रही थी। इसके बाद 8 साल पूरे हो गए थे। इसकी प्रॉपर्टी से एक इलाका अछूता था जिसका नाम क्या था? कलिंग। और कलिंग की इंपॉर्टेंस बहुत थी क्योंकि कलिंग एक ऐसी जगह था उड़ीसा में जो स्थल से भी कनेक्टेड था और जो जल से भी कनेक्टेड था। तो व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से कलिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थी। नंदराज नाम का कोई छोटा सा राजा यहाँ राज कर रहा था, लेकिन वो ताकतवर था, बलशाली था। उसका एरिया जो था ना वो इंडिपेंडेंट था, वो किसी को अपने से बड़ा मानता नहीं था कि मैं इस एरिया का मालिक हूँ, मैं अपने हिसाब से काम करूँगा। तो जैसे ही राजा को पता चला भाई कलिंग एक ऐसी दिक्कत है जो हमारे पास होनी चाहिए वरना वो दुखी कर सकता है, तो इसने बड़ी सेना, इसके पास तो लाखों की सेना, जिसके दादा के बारे में लिखा है कि 6 लाख की सेना, एंड्रोकोर्स 1 लाख की सेना, यूनानी इतिहासकार लिखते हैं। तो इमेजिन करो पोते तक तो फिर सेना और बढ़ी होगी ना, घटी तो नहीं होगी, प्रॉपर्टी बढ़ी होगी, टैक्स बढ़े होंगे। तो कलिंग पर चढ़ाई कर देता है एक बहुत बड़ी सेना लेके। और कलिंग में धौली हिल्स हैं, धौली हिल्स, धौली की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। यहाँ एक नदी बहती है, दया या दाया नदी, दोनों लिखी मिल जाती हैं। नदी बहती है, पहाड़ियाँ हैं, यहाँ मैदान है। इस मैदान में सेना आके डटती है, राजा की भी सेना आ जाती है और एक भयानक युद्ध यहाँ छिड़ता है जिसमें इतनी मारकाट मचती है, इतना नरसंहार होता है कि इस नदी का पानी पूरा लाल पड़ जाता है, बहता पानी लाल, पूरी नदी लाल, क्योंकि इतना रक्त रंजित, इतनी ज़्यादा ब्लड यहाँ लोगों का बहा। धौली हिल्स में जो मिट्टी थी ना पहाड़ियों के नीचे वाली, वो मिट्टी दलदल बन जाती है, कीचड़ बन जाती है। वो कीचड़ जो बना था वो मांस और खून से बना था, आदमियों के शरीर से इतना खून निकला, इतना मांस बिखरा वहाँ पे कि दलदल बन गया। ये इतनी भयानक घटना थी कि झकझोर दिया इस घटना ने अंदर तक उस राजा को भी जिसके कारण ये सब हो रहा है, यानी अशोक को भी, और जनता को भी और सेना को भी। और फिर ऐसी खराब चीज़ों को देख के एक दिल दहला देने वाली ये घटना जो थी, इसने पूरी तरह अशोक को बदल दिया। अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, ये इंपॉर्टेंट बात है। अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और अशोक ने अपनी इस गलती को दुनिया को बताने के लिए पत्थर पर लिखवाया। 13वें शिलालेख का टॉपिक यही है, कलिंग युद्ध का वर्णन, अपनी गलती स्वीकारी कि मेरी मूर्खता थी कि मैंने एक हिस्से को हड़पने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए राजा को इतना नरसंहार किया जो किसी को नहीं करना चाहिए। और सोचो सिर्फ 8 साल हुए थे अभी राजा बने, क्योंकि ये घटना जो मैं बता रही हूँ ये 261 ईसा पूर्व की है और ये राजा बना था 269 ईसा पूर्व में। 8 साल पूरे होकर 9वां साल लगा था और 9वें साल के बाद इसने कभी लड़ाई नहीं की जीवन में। इसने राज बहुत लंबा किया, ये 232 BC तक राजा रहा था और इसके राजपाट में किसी की हिम्मत नहीं थी कि अगर राजा लड़ाई नहीं कर रहा तो डरपोक बन गया तो हम अटैक कर दे। नहीं, इसने पूरी जी जान लगा दिया, पूरे रिसोर्सेज लगा दिए कि मैं जो गलती कर चुका हूँ, मुझे फील हुई है, वो मेरे बाद कोई ना करे, ना मेरा वंशज ना कोई आम जनता। तो कैसे बताया? अपने एक्सपीरियंसेस को इस आदमी ने चट्टानों पर लिखवा दिया, चट्टानों पर। और इसकी प्रेरणा इसने ली है, एक आदमी था दारा से, दारा प्रथम, एक राजा था बहुत बड़ा। तुम्हें अगर याद हो अलेक्जेंडर द ग्रेट की कहानी मैंने बताई थी और बताया था कैसे वो दारा तृतीय से लड़ा, 40 गुना बड़ी सेना, इसी का तो वंशज था। ये एक ऐसा आदमी है जिसको शौक था, हजारों साल पहले हुआ था, ये अपनी हर जीत को ये चट्टान पे लिखवाता था, दारा प्रथम। तो वो चट्टान, आदमी तो मर जाएगा, चट्टान तो सदियों 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 चलेगी ना। आज भी चट्टाने एज इट इज हैं जो अशोक ने लिखवाई थी, वैसी की वैसी हैं, 14 चट्टाने वैसा का वैसा लिखा हुआ है। अशोक में ईसा पूर्व की बात कर रही हूँ, 2020 तो ईस्वी के बीत गए, ईसा पूर्व में जाए तो हम लोग लगभग 2500 साल जी चुके हैं। 2500 साल पुरानी घटनाएं बता रही हूँ, 2500-3000 साल पुरानी। तो आप ये देखो कि कितनी अच्छी बात है कि अच्छी चीज़ों को हमेशा सबके लिए लिखा हुआ छोड़ जाओ। तो दारा प्रथम से कहीं ना कहीं प्रेरणा किसने ली है? अशोक ने, और इसलिए इसने ऐसी ऐसी चट्टानें लिखवाई। इसने 14 बड़े शिलालेख लिखवाए, 13 छोटे। ये 14 बड़े तो बहुत बड़े बड़े पहाड़ टाइप है, पूरे बड़े बड़े पहाड़। आदमी जब खड़ा होगा ना पढ़ने के लिए तो वही लगा लो 6 फुट का आदमी भी पहाड़ के निचले हिस्से तक रहेगा, उस चट्टान के इतना ऊपर तक लिखा हुआ है। और इसने ऐसे ही 7 पिलर, ऐसे ना ये सैंडस्टोन से बने हुए पिलर टाइप, कहीं कहीं ये गोल से दिखेंगे आपको इस तरह के। इसके ऊपर फिर एक ऐसा लगवा दिया, वहाँ कोई जानवर की पिक्चर, कहीं शेर कहीं हाथी, ये सब भी बौद्ध धर्म की तरफ इशारा करते हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं 14 शिलालेख हैं, जो छोटी वाली हैं वो 13। ये चट्टानें कुछ खास जानकारी देती हैं और हर चट्टान पे कुछ इस तरह का लिखा है जो मैंने एक्सप्लेन किया था तुम्हें
याद हो। पहली में पशु बलि की निंदा, दूसरी में इंसान और जानवर दोनों के बारे में, चोल चेरपांडे के बारे में, तीसरी में कहा था कि मेरे जो अधिकारी हैं ये 5 साल बाद घूमने जाएं और देखें लोग किसी कष्ट में तो नहीं है। आज भी देख लो 5 साल बाद ही मंत्री आते हैं, उससे पहले आते ही नहीं है। चौथी में लिखा था भेरी घोष धम्म घोष, भेरी घोष घटिया है क्योंकि वो युद्ध की बात करता है, धम्म की घोषणा करनी चाहिए। पांचवें में से लिखा था धम्म महामात्र के बारे में, पूरा लिखा एक्सप्लेन किया ताकि जनता जान सके। छठी में आत्मनियंत्रण की बात की, सातवें में सहिष्णुता की, ये सब पढ़ाया हुआ है, सहिष्णुता की बात की। आठवीं में धम्म यात्राओं का वर्णन है, बहुत सारी यात्राएं की। इनफैक्ट जब ये इसको लगा ना कि मैंने क्या किया कलिंग में, उससे अगले साल ही इसने यात्रा की थी बोध गया की, जहाँ इतना ज्ञानी आदमी रहता था, क्योंकि बौद्ध धर्म की दीक्षा ली ना इसने उपगुप्त से, तो वहाँ गया। फिर ये जब इसके ये जो राजा बने हुए 20 साल हुए तो वहाँ गया जहाँ लुम्बिनी जिसमें जन्मे थे महात्मा बुद्ध। फिर वहाँ जाकर लोगों का टैक्स माफ कर दिया कि तुम उस मिट्टी में रहते हो जहाँ भगवान का ऐसे तेज दिमाग आदमी का जन्म हुआ था। तो ये सब बातें लिख पाई हैं। 9वीं में 8 हो गए ना हमारे सहिष्णुता, 9वीं में इसने लिखा है कि समारोह नहीं होने चाहिए, फेयरवेल से याद करवाया था। 10वीं में ख्याति और गौरव की निंदा, 11वीं में धम्म महामात्रों को एक्सप्लेन ये धम्म को एक्सप्लेन किया कि क्या है धम्म। धम्म बेसिकली है बिहेवियर, काइंडनेस, क्रुएलिटी नहीं करनी, हमेशा अच्छे बन के रहना है, दूसरों के हमेशा खुशी के लिए काम करना है, ये सब बातें लिख पाई। इसके बाद 12वीं में स्त्री धम्म महामात्र, तो महिलाओं की एंट्री थी कि भाई महिलाएं भी शिक्षा दीक्षा बढ़ाएंगी। 13वीं में अपनी गलती माफीनामा, कलिंग युद्ध का वर्णन, हृदय परिवर्तन की बात। और 14वीं में कहा कि जो जनता है ना, बाकी जो लोग है, सारी जनता, इनको भी जीवन धार्मिक जीवन जीना चाहिए, ये मारकाट नहीं मचानी चाहिए। तो सारी चट्टानें एज इट इज हम लोगों ने पढ़ ली हैं। अच्छा, अब इनकी लिपि जो थी, इनकी लिपि थी 4। एक का नाम था अरमाइक, अरामाइक भी लिखा है, अरमाइक लिपि। एक थी इनकी ग्रीक लिपि, विदेशी लग रही होंगी आपको ये। एक इनकी लिपि थी खरोष्ठी, खर जमा ओष्ठ, खर होता है गधा, गधे के मुख से निकली। और एक इनकी लिपि थी जो हमारे यहाँ बहुत जानी जाती है, ब्राह्मी लिपि। 4 लिपि में इनकी ये चट्टानें मिली हैं। ये जो ये पिलर बनाए ना मैंने, ये सिर्फ एक भाषा में है, प्राकृत भाषा में, ठीक है। ये सारे के सारे बहुत सारे थे, टाइम बीता, टूट गए, सैंडस्टोन के थे ना तो टूटते चले गए। कोई ढोने लगे, लोग एक जगह खड़ा था, लोगों ने वहाँ से उठा के कहीं और ले गया, राजा टूट गया, क्योंकि सदियाँ बीत गई, हजारों साल बीत गए, बहुत सारे टूट गए। ज़्यादातर जो चीज़ें मिली है ना, ये बिहार के आसपास मिली हैं। तुम समझ सकते हो इसका कारण, क्योंकि राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। तो आज का पाटलिपुत्र पटना ही तो है, आज बिहार की राजधानी पटना है। ज़्यादातर इसके आसपास मिले, वैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर भी मिले हैं, तक्षशिला यूनिवर्सिटी के पास भी मिले हैं, लेकिन मेन मिले हैं बिहार के आसपास। बिहारी लिपियाँ मैंने बिहार के आसपास। ये सारे जो खंबे टाइप है ना, पिलर्स, ये प्राकृत में है, और जो चट्टानें हैं ये 4 लिपियों में है। अब पेपर में आ जाएगा कोई एक, जैसे कहेंगे ऐसा अभिलेख बताओ जो द्विलिपिक है, 2 लिपियों में है, तो एक अभिलेख का नाम है शर ए कुना। मैं कुछ बता देती हूँ तुम्हें, फिर तुम्हें वो याद रह जाएंगे। ये याद नहीं होते, बड़ी परेशानी लगती थी जब मैं खुद पढ़ती थी ना, तो लगता था पता नहीं यार क्या पूछ लेंगे, याद ही नहीं आए। बहुत आसान है, जल्दी से बोर्ड पे देखो, फिर इन सबको पढ़ लेंगे। शर ए कुना, ये द्विलिपिक है। तुम्हें यहाँ से नोट्स नहीं बनाने, नोट्स मैंने पहले से लिखा हुआ है वो बनाने हैं। अभी समझ लो, 2 लिपि हैं इसमें। एक जगह का नाम है शर ए कुना, एक अभिलेख का, ये 2 लिपियों में लिखा गया। चट्टान पे एक लिपि लिख दी अरामाइक लिपि, और एक लिपि सेम बात लिखी है, वो लिख दी है ग्रीक लिपि। तो एक ही बात, जैसे हम पेपर आता है ना तुम्हारा इंग्लिश में हिंदी में बाइलिंगुअल होता है, ऐसे ही यहाँ बाइलिंगुअल है, 2 लिपि है, हमारी नहीं है। इंडिया के आसपास की जो लिपि है वो ब्राह्मी है, पाकिस्तान के आसपास जो लिपि है वो खरोष्ठी है, और जो उससे आगे अफगानिस्तान ईरान तक है ना वो अरमाइक और ग्रीक है। ग्रीक आप जानते तो हैं, ग्रीक यूरोप की भाषा है। तो ये जो एक चट्टान पे 2 लिपियाँ हैं, क्या नाम है इसका, शर ए कुना अभिलेख। ऐसे ही एक अभिलेख है मानसेहरा, ये जगह का नाम है, और शाहबाजगढ़ी, ये भी जगह का नाम है, शाहबाजगढ़ी। ये पाकिस्तान के आसपास के एरिया पड़ते हैं। मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी, इन दोनों अभिलेखों में जो भाषा यूज़ की गई है ना, लिपि, वो है खरोष्ठी। खरोष्ठी कहाँ कहाँ, मानसेहरा में चट्टान मिली और एक मिली शाहबाजगढ़ी में। तो यहाँ कौन सी है, खरोष्ठी लिपि। 2 लिपि कौन कौन सी हैं, एक अरमाइक और एक ग्रीक। किसकी है ये, शर ए कुना, ये अभिलेख का नाम है। मैंने तुम्हें रानी का अभिलेख बताया था ना, रानी का दान कारूवाकी, अशोक की पत्नी थी एक कारूवाकी। अशोक के 5 बेटे हुए, 4 पत्नियाँ थी और 2 बेटियाँ, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ें एग्जाम में आएंगी। अशोक के बहुत सारे नाम लिखवाए इसने, कहीं कहीं इसने अपना नाम लिखवाया अशोक, सिर्फ अशोक। कहाँ लिखवाया एग्जाम में आ जाएगा, अशोक का अशोक नाम कहाँ है, सिर्फ अशोक लिखा जो हम बोलते हैं। ये 2 जगह है, एक मास्की अभिलेख में और एक गुर्जरा। वैसे 4 जगह है लेकिन फेमस ये दोनों हैं, मास्की और गुर्जरा अभिलेख में। क्या नाम है इसका, अशोक। हमने अपनी पुराण भी तो है ना, हिंदू धर्म में पुराण, भाई हम कहते हैं वेद पुराण पढ़ो, 18 पुराण हैं हमारी, उन पुराणों में इसका नाम लिखा है इस राजा का, अशोक वर्धन, ये हमने नाम लिखा है। तो हिंदू धर्म में जो किताबें हैं उसमें राजा अशोक का नाम क्या है, अशोक वर्धन। वर्धन मतलब होता है बढ़ोतरी, तो हमने नाम दिया अशोक वर्धन। इसके अपने 2 अभिलेखों में क्या लिखा है, अशोक। ये बहुत भद्दे दिखते थे, मैंने अभी बताया, पिताजी को इनकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं था, इसलिए अच्छे नहीं लगते थे ये। तो इन्होंने अपने लिए एक अभिलेख लिखवाया, बहुत छोटा सा अभिलेख है, बहुत छोटा, नाम है भबरू अभिलेख, बहुत छोटा, सबसे छोटा। इनफैक्ट एग्जाम में आ जाएगा सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है, तो ये है भबरू अभिलेख। इसी को वैराट अभिलेख भी कहते हैं। वैसे विराट का मतलब होता है बड़ा, उल्टा है, भबरू या भाबरू लिखा आ जाए, या विराट या वैराट आ जाए, ये सबसे छोटा अभिलेख है। राजस्थान में मिला था, लेकिन फिर राजस्थान से उठा के और कलकत्ता के म्यूजियम में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि वहाँ सेफ्टी ज़्यादा लगी, तो कलकत्ता में ले गए भबरू अभिलेख को। सबसे छोटा अभिलेख है, और इस पे इसने लिखवाया है कि मैं जो राजा है ये प्रियदर्शी है, मतलब जिसको देख के बहुत सुंदर अच्छा एहसास हो। ये बिल्कुल झूठी बात है, क्योंकि अशोक सुंदर नहीं था, लेकिन एक अभिलेख पे इसका मन किया और इसने अपने जो शब्द यूज़ किया है राजा के लिए वो है प्रियदर्शी, इसके दर्शन प्यारे लगे। ऐसा है बिल्कुल नहीं, लेकिन इसने अपने लिए प्रियदर्शी। और यहीं पे इसने लिखाया मैं मगध का राजा हूँ, मगधाधिराज। ये एग्जाम में आएगा, कहाँ क्या नाम लिखा है, मगधाधिराज, मगध का राजा हूँ मैं। तो प्रियदर्शी कह लो, मगधाधिराज कह लो, भबरू और विराट अभिलेख में है, ठीक है। इसके बाद 3 तो मेन हो ही गए। यहाँ पे इसने ना इस छोटे से में BDS भी लिखवाया है। BDS याद है बौद्ध धर्म वालों को, बुद्ध धम्म संघ, संघ उनके स्कूल थे, धम्म उनका एक तरह से मान लो धर्म टाइप में, और बुद्ध वो सभी जिनको ज्ञान प्राप्त हो। तो BDS का जिक्र भी छोटे से अभिलेख पे है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। BDS बुद्ध धर्म, इसको
त्रिरत्न बताया था मैंने आपको अच्छी तरह, त्रिरत्न, शायद आपका पेपर भी हो चुका होगा, त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ, ये त्रिरत्न भी लिखे हैं। था तो भद्दा सा दिखने में अशोक, लेकिन अपने नाम के आगे प्रियदर्शी लिख पाया और मगध का राजा लिख पाया, तो ये भबरू अभिलेख में है। ठीक है नीरज, अब मुझे वापस करने हैं सारे पेजेस जो मैंने लिखे थे, अभी वाले नहीं, पुराने वाले। ठीक है, चलिए अब जो आपको नोट्स बनाने हैं वो ये हैं, क्योंकि इतना मैंने आपको पढ़ा दिया है। देखिए ये हमने लास्ट पढ़ा था, जो लास्ट क्लास थी धार्मिक जीवन के 14 मैंने चट्टानें पढ़ाई थी। ये उम्मीद करती हूँ सब लोगों ने 13वां सबसे लार्जेस्ट एडिट था, ये था चट्टान जिसको आप बोलते हैं, ये लास्ट क्लास में हो चुका है। आज हमें यहाँ से पढ़ना है मौर्य प्रशासन। ठीक है 10 मिनट है, जल्दी से पढ़ते हैं, सारी चीज़ों का निचोड़ है जो अब तक बताया। टैक्स 1/4 और 1/6 था, या तो जितना कमाते उसका 1/4 दो या 1/6 दो, राजा डिसाइड करता था। मुद्रा थी पण, जैसे आज हम रुपए की बात करते हैं ना, ये पण में इनकी मुद्रा थी। जैसे कभी दिनार सुनेंगे आप, कभी पण सुनेंगे, तो अब तक जो मुद्रा मेन थी वो पण थी। 60 पण एक साल के, सबसे छोटी तनख्वाह भाई लायकियत की तनख्वाह होती है, और सबसे बड़ी तनख्वाह 48,000। आज भी ऐसा ही है, ये मैं बार बार बोलती हूँ, हर इंसान अपनी लायकियत के अनुसार कमाता है। जिसकी लायकियत कम है वो कम रुपए कमाएगा, जिसकी लायकियत ज्यादा है वो ज्यादा रुपए कमाएगा। पैसे कमाने के पीछे नहीं भागना, लायकियत बढ़ाने के पीछे काम करना है, क्योंकि लायकियत बढ़ेगी तो रुपए अपने आप बढ़ते जाएंगे, लायकियत नहीं है तो रुपए भी नहीं मिलेंगे। ये इस टाइम भी देख लो अंतर, समाज कभी इक्वल नहीं था, नहीं होना चाहिए। इक्वल समाज दुखी करेगा, फिर अच्छे लोग काम करना छोड़ देंगे। जो अच्छे हैं, समझदार है, तेज दिमाग है, उनकी सैलरी तब भी बहुत ज्यादा थी। कहाँ 60 पण, कहाँ 48,000। ये पण इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए पण याद रखना। ठीक है सेकंड मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या था? टोल टैक्स, आवाजाही पे पैसा लगता था, आज भी लगता है, टोल पे देखो पैसे देते हैं हम। आर्टिसंस, क्राफ्ट्समैन और मैनुअल लेबर, जैसे कोई कहे जी मेरे पास तो कोई काम जमीन धरती है नहीं, मैं तो कुछ बोता ही नहीं, मैं कहाँ से टैक्स दूँ? कुछ तो करता होगा ना भाई, सिलाई कढ़ाई कुछ तो काम आता होगा, बर्तन बनाता होगा, बेचता होगा। जो मैनुअल काम करते थे ना, उनके लिए जरूरी था एक दिन राजा के लिए काम करो। मटके बनाने वाला है जी, मैं तो खेती नहीं करता, मैं 1/6 1/4 कहाँ से? कोई बात नहीं, राजमहल में जाएगा, महीने के लिखित में थी ये बातें, और उसे एक दिन तो राजा के लिए मटके बनाएगा, वो लेबर करेगा। वही है देखो, आर्टिसन मतलब आर्टिस्ट, क्राफ्ट्समैन जो हाथ का काम करे, मैनुअल लेबर एक दिन राजा के लिए काम करते थे, ये कंपलसरी था। अगर टैक्स नहीं देते तो काम करो राजा के लिए। रॉयल लैंड, राजा की अपनी जमीन भी तो थी, टैक्स के अलावा राजा की अपनी खेतीबाड़ी का बहुत बड़ा इलाके का मालिक तो राजा अकेला था ना, बाकियों के मालिक किसान, वो किसानों की सेफ्टी राजा के हाथ में। तो रॉयल लैंड की इनकम सीता कहलाती, पेपर में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। कभी सीता हल के लिए यूज किया गया, जो हल से जोती गई जमीन थी। आज सीता हम बात कर रहे हैं राजा की अपनी प्रॉपर्टी, तो सीता जो उसका ध्यान रखेगा, सीता अध्यक्ष, पेपर में आ जाएगा। अशोक के समय सीता का अर्थ निम्न में से क्या था? तो रॉयल लैंड, राजा की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सीता कहा जाता था, जो उससे इनकम आती थी। ठीक है दो इंपॉर्टेंट टैक्स कौन थे? अब राजा के पास कमाई क्या होती है? टैक्स। आप देखो आज भी पीएम के पास कमाई का साधन क्या है? आप और मैं टैक्स देते हैं, हर चीज पे टैक्स बढ़ गया। जो लॉकडाउन है ना, हर चीज पे टैक्स बढ़ेगा। कल मैं दिल्ली में अखबार पढ़ रही थी अपने फादर के घर, तो उसमें था एसी टीवी और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर 5% तक का ये ड्यूटी बढ़ा देंगे। कारण जनता ही टैक्स देती है। जब जब देश में दिक्कत आएगी, जनता से लिया जाएगा पैसा। घोषणाएं पीएम सीएम करते हैं, लेकिन दिया सारा पैसा जनता की जेब से जाता है। ये 20 लाख करोड़ पीएम नहीं देगा, ये तुम और मैं देंगे, जो कमाएगा उसको देना। लेकिन कोई बात नहीं, अगर कमाएंगे तो दे देंगे, कमाएंगे ही नहीं तो दिक्कत है। तो दो इंपॉर्टेंट करते हैं, भाग और बलि। पहले बलि तुम्हें याद है, जब वैदिक काल था तो बलि था लूट का हिस्सा, में से अपनी मर्जी से राजा को उपहार देना। 4 बकरियां मिली, एक राजा को दे देता हूँ, वो थी बलि। लेकिन अब बलि है धार्मिक कर, बदल गया। पहले सीता अलग था, अब सीता अलग है। बलि धार्मिक कर है और भाग है भूमि कर। 5 एकड़ जमीन पर जो खेती करता है वो भूमि कर देगा, 1/4 या 1/6, ये भूमि कर है, इसको भाग बोलते हैं। राजा की अपनी लैंड पर सीता, तो उसका ध्यान रखेगा सीता अध्यक्ष। बलि कैसा कर है? धार्मिक कर। बलि पहले क्या था? पहले बलि था मर्जी से दिया गया उपहार, वैदिक काल में। पुलिस प्रशासन भी था, भाई पुलिस तो चाहिएगी ना, क्योंकि अब लोग भ्रष्टाचार भी करेंगे, चोरी भी करेंगे, मर्डर भी करेंगे, सारी तरह के काम करेंगे। तो पुलिस प्रशासन था उस टाइम, रक्षण कहलाते थे, क्योंकि इनका काम था रक्षा करना, तो पुलिस को रक्षण ये कहा जाता था। नेक्स्ट है गुप्तचर। जैसे आज सीआईडी काम करती है ना, आपको पता है सीआईडी हर टाइम पता नहीं हर गली में कौन से नॉर्मल कपड़ों में एक आदमी के रूप में कोई भी घूम के सारी खबरें रखता है। आज भी सीआईडी काम कर रही है, आज भी आईबी काम कर रही है। तब भी गुप्तचर विभाग था, और इन गुप्तचरों को जो गुप्त सूचनाएं, राजा आपके खिलाफ प्लानिंग चल रही है, राजा उस एरिया में 4 आदमी जो है वो गड़बड़ी कर रहे हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं, तो गूढ़ पुरुष थे ये कौटिल्य ने लिखा है अपने अर्थशास्त्र में, उस महान टीचर ने लिखा है, गूढ़ पुरुष है ये। क्योंकि अगर राजा को जानकारी नहीं होगी तो वो काम कैसे करेगा? स्ट्रैबो जस्टिन तुम्हें याद होगा, जो सेंड्रो कोर्स वगैरह लिखने वाला, इसने कहा ये ओवरसीयर्स हैं, यानी ऊपर से सारी चीजों पे नजर रखने वाले, तो बहुत इंपॉर्टेंट है गूढ़ पुरुष। मौर्य सेना, अब 6 लाख और 1 लाख की सेना तो बड़ी सेना थी ना, 6 भाग थे। कौन कौन से मौर्य सेना में? इसमें जैसे एक थल सेना थी, यातायात था, गज सेना थी, अश्व सेना थी, पैदल सेना थी, ऐसे कर करके ये लोग 6 भागों में बटे हुए थे, तो बड़ी सेना रखते थे। बराबर की पहाड़ियां थी, जिनमें अशोक ने कटवा के पहाड़ियां अपनी जेब से खर्च करके, टैक्स जो पैसा जनता ने दिया, आजीवक लोगों के लिए पहाड़ी में रहने के लिए कर्ण चौपड़ सुदामा विश्व झोपड़ी गुफाएं बनवा दी थी। ऐसे ही नागार्जुन की पहाड़ियां हैं, जैसे बराबर की पहाड़ियां हैं ना, दोनों पहाड़ियों के नाम है ये, बराबर भी और नागार्जुन भी। सुदामा, कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ी गुफाएं हैं, पहाड़ को एंट्री पे गेट बना के अंदर से काट दिया और रहने के लिए गुफाएं बना दी। ये अशोक ने बनवाई थी आजीवक संप्रदाय के लिए। पिताजी का इंटरेस्ट था, अशोक के पिताजी बिंदुसार आजीवक में, अशोक का नहीं था, लेकिन पिताजी जिसको मानते थे, पिता को एक ट्रिब्यूट मान लो, पहाड़ियां खुदवा दी। तो बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियां हैं, आसपास ही है ये बिहार में है, आज मगध के आसपास सारा काम था ये पहाड़ियों के नाम। दशरथ इसका एक वंशज हुआ, किसका? अशोक का। अशोक का जो अगला बेटा राजा बना होगा कुणाल, फिर उसके बाद आया दशरथ, फिर संप्रीति आया, फिर एक और वर्मा करके कोई नाम था उसका, और फिर आया लास्ट बृहद्रथ, जिसका मर्डर कर दिया था उसके सेनापति ने। तो जो ये दशरथ था ना, इसको बड़ा अच्छा लगता था कि भाई मेरे दादा थे अशोक, जिसने इतना काम किया, तो इसने भी अपने दादा की देखा देखी, दादा परदादा जो भी लगते थे, धर्म अपनाया बहुत, इसने भी पहाड़ियां ऐसे ही कटवाई। नागार्जुन की पहाड़ी इसी की देन है, जो वो बराबर की है, ये अशोक की देन है, और नागार्जुन की पहाड़ी दशरथ ने कटवा कर तैयार करवाई थी, तो बिल्कुल दादा की देखा देखी। और इसने भी अपना नाम रखा देवनाम प्रिय, देवताओं का प्रिय। ये नाम किसको मिला हुआ था? अशोक को। देवनाम से एक आइडिया रखा कि ये हिंदू धर्म में भी स्टार्टिंग में इंटरेस्ट लेता हो, क्योंकि देवता हिंदू धर्म में है, बौद्ध धर्म में नहीं।
इसके वंशज इसका बेटा कुणाल है, फिर दशरथ है। तो दशरथ के दादा कौन हुए? अशोक। दशरथ ने भी पहाड़ियां कटवाई, उसके अंदर गुफाएं बनवाई। दशरथ ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया और दशरथ ने कहा मैं देवनाम प्रिय हूँ अपने दादा की तरह। संप्रति शालीशु, ये भी लड़का था इसका, फिर देव वर्मा और एक बृहद्रथ। इनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुणाल क्योंकि वो तुरंत बाद में बना। एक इंपॉर्टेंट है दशरथ क्योंकि इसने उनकी देखा देखी वैसे वैसे काम किए। और अंतिम था बृहद्रथ जिसका मर्डर कर दिया था एक ब्राह्मण ने चिढ़ के। शिलालेख की प्रेरणा कहाँ से ली? ईरान के राजा दारा फर्स्ट से। दारा फर्स्ट ये लिखवाता था अपनी हर जीत को। ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक 4 लिपियां हैं। ये चट्टानों की लिपि हैं, लेकिन जितने खंबे हैं ना, पिलर्स हैं, वो सब किसमें हैं? वो प्राकृत में हैं। टील पेंथर नाम के आदमी ने खोजा पहले, उसने देखा कि चट्टानों पे क्या लिखा हुआ है 1750 में। इसने महसूस किया कि कुछ लिखा हुआ है। फिर जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा लगभग 100 साल बाद, वो 1750 या 1837 में। जेम्स प्रिंसेप, इसने एक एक अक्षर आइडिया लगाया कि इसका मतलब द होगा, इसका मतलब र होगा, इसका मतलब अ होगा। फिर वो देखा कि सब पे द निकलेगा, सब पे अ निकलेगा। तब पढ़ के इस आदमी ने हमें बताया कि पहले में पशु बलि लिखा है, दूसरे में ये लिखा है, चट्टाने सब पढ़ दिया इसने। किसने? जेम्स प्रिंसेप। पता किसने लगाया? टील पेंथर। स्तंभ, स्तंभ मतलब पिलर, पिलर्स की भाषा क्या है? प्राकृत। अब देखो जो तुम्हें परेशान करेंगे एग्जाम में, ये है वो पेज, बहुत दुखी करता है ये। शर एक गुना, दो नाम लगा, शर एक गुना, ये द्विलिपिक है, 2 लिपियां हैं। कौन सी लिपि है बताना इसमें? इसमें 2 लिपि हैं वो जो विदेशी जैसी आपको लगेगी। कौन कौन सी? अभी मैंने बताया था, अरमाइक और दूसरी ग्रीक, 2 लिपियों में। तो द्विभाषिक आ जाए, द्विलिपिक आ जाए तो टिक करना शर एक गुना। इसका ट्रिक देख लो, शर ए गुना, 2 शब्द है, शर और गुना, द्विलिपिक है। हमारे से कोई मतलब नहीं, ना खरोष्टी, ना पाकिस्तान की, ना इंडिया की ब्राह्मी, अरमाइक और ग्रीक। दूसरा है शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा, खरोष्टी में है, पाकिस्तान के वाले इलाके में। तक्षशिला और लगमान, ल और ल, इसका एंड है, इसकी स्टार्टिंग, ये अरमाइक में है। तक्षशिला, लगमान के अभिलेख अरमाइक में है। 2 मिनट में खत्म हो रहा है। धौली हिल्स याद है? धौली, जहां वो लड़ाई थी, और जौगढ़, ये दोनों जगह है। ये पृथक कलिंग लेक कहलाते हैं। कलिंग में ही तो धौली हिल्स हैं, लड़ाई ही कलिंग में हुई थी जो धौली हिल्स के पास। ये दोनों कलिंग लेक से अलग कहलाते हैं क्योंकि कलिंग तो 13वां अभिलेख है, ये इससे अलग छोटी छोटी चट्टानें, मेन तो 13वीं हो गई, फिर वहीं छोटी चट्टानें हैं तो इन्हें कहते हैं अलग कलिंग लेक है। पहाड़ियों के पास धौली और जौगढ़। सभी मनुष्य मेरी संतान है, ये लिखवाया। कहाँ तो नरसंहार किया था, फिर लिखवाया सभी मनुष्य मेरी संतान है। तो पूछेंगे कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है धौली और जौगढ़, जो हिल्स थी ना जहाँ लड़ा था वहीं लिखवा दिया। कौशाम्बी और प्रयाग, ये रानी का लेक कहलाता है। रानी याद है? कारूवा की तीवर की माँ, उसने दान किया था। तो रानी का लेक पूछेंगे तो सिर्फ एक रानी का नाम है, रानी थी 5, एक उसमें से हिंदू धर्म को बहुत मानती, तिस्य रक्षिता, और उसने तो अपने पति के मरने के बाद, अशोक के बाद, वो सती भी हो गई थी। उसने बौद्ध धर्म से जुड़ी कई चीजों का नुकसान करवाया था। तो कौशाम्बी और प्रयाग रानी के लेक कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको याद कर लेना। शर और कुना 2 शब्द द्विलिपिक हैं। शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा जो मैंने याद किया था ना अपने टाइम में, वो याद किया था। शाहबाज कोई मुस्लिम नेम लग रहा है, और मानसेहरा भाई सेहरा से कोई मुस्लिम से जोड़ दिया दोनों, और मुस्लिम वाली कौन सी? खरोष्टी। और फिर जो बच गया ल वाला, तक्षशिला और लगमान, इसमें अरमाइक है। ल वाली में अरमाइक है। मानसेहरा और ये क्या नाम है इसका? शाहबाज गढ़ी, इसमें खरोष्टी, और ये शर ए कुना में द्विलिपिक है। ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट देखते हैं। भाबरू बताया आपको सबसे छोटा, सबसे छोटे में क्या लिखा? मैं बहुत सुंदर हूँ, प्रियदर्शी और मगधाधिराज, पीडीएस, बुद्ध धर्म संघ, ये 3 शब्द भी। नेक्स्ट है स्तूप चैत्य विहार। स्तूप चैत्य विहार तुम्हें याद होगा ना, स्तूप क्या था? ढेर। चैत्य वो मंदिर टाइप रेक्टेंगुलर शेप का जिसमें मेडिटेशन करते थे, टेंपल मान लो, हॉल मान लो। और विहार क्या था? जो रहने के पर्पस से रेजिडेंशियल कॉलोनी टाइप था। शेर किस चीज का प्रतीक था? महात्मा बुद्ध में ज्ञान का प्रसार, तो इसने वो जो खंबे थे ना उसके ऊपर शेर बनवाया। घोड़ा जब घर त्यागा था तो कहीं कहीं घोड़ा लगवाया, कहीं हाथी जब माँ के गर्भ में था, और बैल उनके यौवन का या उनके डिजायर्स का, महात्मा बुद्ध की। सांची का स्तूप कहाँ है? एमपी में, रायसेन जिला पड़ता है, सबसे बड़ा स्तूप है, 84,000 में सबसे बड़ा है सांची का। और जनरल रॉयलट, ये पूछ लेंगे किसने? जनरल रॉयलट ने ये खोजा था। लास्ट में आ गया नाम, जो तुम्हें अच्छी तरह पता है, अशोक नाम है इसका। मास्की और गुर्जरा में बुद्ध शाक्य भी, मास्की में ही लिखा, इसमें नहीं लिखा, मास्की में बुद्ध शाक्य भी लिखा है, बुद्ध शाक्य। अशोक वर्धन हमने हिंदू धर्म में पुराणों में लिखवाया। प्रियदर्शी देखो झूठी बात जो थी वो भबरू में थी, उसी का नाम क्या है? विराट, और वहीं लिखा है बुद्ध धर्म संघ। और मगधाधिराज भी यही लिखा है, जो थोड़े थोड़े मतलब मगधाधिराज का झूठ नहीं है। बस ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए उम्मीद करती हूँ सब लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बहुत अच्छी तरह पढ़ना क्योंकि ये लास्ट तक भी कंफ्यूज करेंगे, ये कभी याद नहीं होते। द्विलिपिक कौन सा है? शर ए कुना। मानसेहरा और शाहबाज गढ़ी मुस्लिम नाम लग रहे हैं ना, तो ये खरोष्ठी में है। और अरमाइक में कौन सा है? तक्षशिला है, तो वो भी पाकिस्तान में ही, लेकिन याद नहीं रहेगा, इसलिए ल वाले हैं अरमाइक लिपि में। रानी का अभिलेख कौन सा? कारूबाकी का, जो तीवर की माँ थी। कौशाम्बी और प्रयाग। कहाँ? प्रियदर्शी लिखवा दिया, जो कि नहीं था अशोक, भबरू में, सबसे छोटा था, लेकिन बैराट या विराट नाम है। अशोक वर्धन कहाँ लिखा है? पुराणों में। ठीक है, तो 14 बड़े शिलालेख हैं, 13 छोटे शिलालेख हैं, 7 स्तंभ लेख हैं। स्तंभ की सबकी भाषा है प्राकृत, उनकी लिपियां मैंने बता दी। जो पाकिस्तान साइड है उनकी ज्यादातर की है खरोष्टी, जो उससे आगे है उनकी है अरमाइक और ग्रीक, और जो मध्य हिस्से में है, मध्य मतलब मगध के आसपास, और पूर्वी हिस्से में है उनकी लिपि है ब्राह्मी और भाषा है मागधी प्राकृत। ठीक है, आज मुझे लगता है अब लगभग सारा सिलेबस जो मौर्य का था वो हमने कंप्लीट कर दिया। मैं एक बार फिर जाके नोट्स में चेक कर लूंगी, अगर कुछ रहता होगा तो कल बता दूंगी। और अब 1-2 दिन में ही इसको ढंग से तैयार कर लेना, नोट्स बना लेना। इसके ऊपर टेस्ट भी होगा, इसमें किसी का भी मार्क्स नहीं कटना चाहिए, चाहे चैत्य पूछें, विहार पूछें, स्तूप पूछें, धम्म पूछें, वो पीडीएस के ऊपर क्वेश्चन है, कुछ भी पूछें, तुम्हें सब कुछ आना चाहिए। चलिए मैंने 5 मिनट ज्यादा ले लिए, कोई बात नहीं, टॉपिक कंप्लीट करना बहुत जरूरी था। थैंक यू आज के लिए, खूब पढ़ो, अच्छे नोट्स बनाओ और लगातार तैयारी करते रहो। थैंक यू।